नमस्कार साथियों, मैं पूर्वराज गुप्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे डिजीज़ को कवर अप किया है। तो उसमें आज हम एक नया टॉपिक इंक्लूड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है COPD एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसके बारे में अपन आज आप पढ़ेंगे। COPD कंप्लीटली फुल फॉर्म है COPD की, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक का मतलब जो लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म चले और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो क्या कर रही हो, पल्मोनरी डिजीज को कर रही हो, मतलब इंक्लूड जिसके अंदर पल्मोनरी डिजीज जिसके अंदर हो पा रही हो। लॉन्ग टर्म डिजीज काफ़ी सारी इंक्लूड होती हैं, जिसके कारण ये कंबाइंडली फॉर्म में बोली जाती है COPD, जो कि आपके BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, GNM और काफ़ी अदर इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होते हैं। उनके अंदर बहुत ही कंपलसरी टॉपिक है एक ये, जिसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। COPD एक कंबाइंडली डिसऑर्डर था। और कंबाइंड डिसऑर्डर है क्या, किस लिए है, क्या हो रहा है इसके अंदर, किस तरीके का ट्रीटमेंट है, किस तरीके के डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस हैं, तो इनको अपन पढ़ेंगे। अब इसके डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। COPD क्या है? COPD इज अ कंबाइंड टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब क्रोनिक लंग डिजीज। COPD एक कंबाइंड टर्म है, मतलब काफ़ी सारी डिजीजेस को अपन क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, जो कि क्या डिस्क्राइब कर रही है, क्रोनिक लंग डिजीज। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए जो डिजीज हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोनिक के अंदर जोड़ते हैं। एक्यूट होता है जो शॉर्ट टर्म है, क्रोनिक है जो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के साथ साथ वो प्रोग्रेसिव भी है, बढ़ती भी जा रही है। तो इट इज कंबाइंड टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब क्रोनिक लंग डिजीज इन विच एयर फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड। इस डिजीज के अंदर हो क्या रहा है, जो एयरवे है, जो अपना एयरवे पैटर्न है, पूरा लंग्स का एयरवे जो पैटर्न है, वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ऐसे ही हमने काफ़ी सारी डिजीज पढ़ी थी जिनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा था, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइमा हो गया, एम्फाइसीमा हो गया। ये सारी कंबाइंडली फॉर्म, जैसे कुछ डिजीज हैं जो इंक्लूड होती हैं और जो किसको कंसीडर करती हैं, क्या बनाती हैं, COPD एक डिजीज कंडीशन को बनाती हैं। तो कौन कौन सी डिजीजेस हैं जिनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, या किन किन डिजीज के कंबाइंड फॉर्म को अपन बोल रहे हैं COPD। तो उनमें आती हैं ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इरिवर्सिबल अस्थमा एंड सीवियर ब्रोंकियोटेक्सिस। ये 4 डिजीजेज ऐसी हैं जो कंबाइंड होती हैं और कंबाइंड फॉर्म बनके क्या बनाती हैं, एक कंबाइंड फॉर्म बनके बनाती हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्शन इज यूजुअली प्रोग्रेसिव। मैंने आपको बोला था कि क्रोनिक डिजीज है तो कैसा होगा, प्रोग्रेसिव होगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादातर कैसे होता है, प्रोग्रेसिव रहता है। ऑब्स्ट्रक्शन इज यूजुअली प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, जिसको आप वापस से क्या नहीं कर सकते, जल्दी से रिवर्सिबल, मतलब पहले की तरह कंडीशन आप वापस नहीं ला सकते हैं। एंड इट मे बी एसोसिएटेड विद एयरवे हाइपर एक्टिविटी। और ये किससे आपको इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, एयरवे हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशन होना, या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाना, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाना, ज़्यादा स्वेलिंग जनरेट हो जाना, या एल्वोलाई का वॉल डैमेज हो जाना, ये सारी डिजीजेस का कंबाइंड फॉर्म है। ये 4 ऐसी मेन डिजीजेस हैं, जैसे कि एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इरिवर्सिबल अस्थमा एंड नेक्स्ट इज सीवियर ब्रोंकोटेक्सिस। ये सारी डिजीजेस क्या होती हैं, इनके सबके सिम्टम्स क्या करते हैं, घेर लेते हैं और क्या बनाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में COPD जनरेट कर देते हैं। प्रोग्रेसिव क्या है, प्रोग्रेसिव का मतलब है द डिजीज गेट वर्स ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ हर डिजीज का बढ़ना जाना। क्रोनिक के अंदर अगर कोई डिजीज कंबाइंड हो रही है तो उसके अंदर हो क्या रहा है, प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज। किसी भी डिजीज का क्या हो रहा है, बढ़ते जाना हो जाना। वो कंडीशन कैसी होती जा रही है, वो डिजीज कैसी होती जा रही है, क्रोनिक की ओर जा रही है और खतरनाक होती जा रही है आपकी बॉडी के लिए, जो कि जिसको ट्रीट करना क्या है, इम्पॉसिबल हो जाता है एक समय पे। फिर ये बोल दिया जाता है बंदा वेंटिलेटर पे है पेशेंट आपका, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस कंडीशन में पहुंच जाता है। ये लंग्स आप देख सकते हैं, पॉइंट है कि किस वजह से या किस चीज़ के लंग्स के अंदर काफ़ी डैमेज हो जाना क्या कहा जाता है, एक तरीके से COPD हो जाता है। इन COPD लेस एयर इन एंड आउट ऑफ द एयरवे बिकॉज ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से COPD के अंदर हो क्या रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, इन एंड आउट ऑफ गैसेस क्या हो गया, कम हो गया। मतलब गैसेस का अंदर एक्सचेंज होना और गैसेस का बाहर निकलना क्या हो गया, कम हो गया। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। तो COPD के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें क्या हैं, जिसके अंदर पहला पॉइंट है द एयरवे एंड एयर सैक
लूज देयर इलास्टिक क्वालिटी। अब जो एयरवे है, एयरवे पूरा बोल सकते हैं, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, पूरा आपका ट्रैक किया, ब्रोंकियस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई, ये पूरा आपका किस में आ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया। तो द एयरवे एंड एयर सैक, एयर सैक में कौन आ गया, एल्वुलाई, जिसको अपन एयर सैक बोलते हैं। लूज देयर इलास्टिक क्वालिटी, जिनकी क्या क्वालिटी खत्म हो जाती है, इलास्टिक क्वालिटी खत्म हो जाती है, मतलब उनका एक्सचेंज करना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, वहाँ पे फिब्रोसिस हो गया या फिर वॉल डैमेज हो गई, बड़ी लार्ज कैविटी बन गई, ये सब हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल बिटवीन मैनी ऑफ द एयर सैक आर डिस्ट्रॉयड। जो एयर सैक हैं, मतलब एल्वुलाइज जो है लास्ट के अंदर, जो एल्वुलाइज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उनकी वॉल्स का क्या हो जाना, डैमेज हो जाना, वो टीयर अप हो गई, फट गई, या फिर उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण से क्या हो गया, एयर वॉल क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और वो एक कंबाइंड कैविटी बना दी उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वॉल्स ऑफ द एयरवे बिकम थिक एंड इन्फ्लाम। जो एयरवे की वॉल्स हैं, चाहे वो ब्रोंकियल्स हों, एल्वुलर डक्ट हों, उन सब की वॉल्स क्या हो गई, एक तो इन्फ्लाम्ड हो गई क्योंकि इन्फेक्शन चल रहा है लगातार, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लाम्ड हो गई, साथ साथ में थिक भी हो गई, स्वेलिंग होना चालू हो गई। थिक का मतलब स्वेलिंग की वजह से भी हो सकती है, म्यूकस फॉर्मेशन वगैरह किसी की वजह से भी हो सकती है, मतलब थिक हो गई, हार्ड हो गई उनकी सरफेस, और साथ में इन्फ्लाम्ड हो गई। नेक्स्ट, COPD इज ऑल्सो नोन है। COPD को और क्या क्या बोल सकते हैं अपन, COPD के और भी नाम हैं, जैसे पहला नाम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, सबसे पहला नाम था क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, जिसको अपन ने बोल दिया COPD, 4 शब्द का नाम। अब नेक्स्ट आया क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, COLD, कोल्ड, एक तरीके से जैसे अब ठंड आना चालू हो गए तो कोल्ड शब्द को अपन ने क्या बोल दिया, COLD, जिसमें क्या बोला गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉनिक एयरवे फ्लो लिमिटेशन। क्रॉनिक एयरवे मतलब क्रॉनिक एयरवे में लंबे समय तक जो एयरवे का फ्लो है वो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया है, कम हो गया है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। और ऑब्स्ट्रक्शन किसी कैसे भी हो सकता है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, और क्या बोला गया है COPD को, क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो COPD देखा जाता है वो लोअर पोर्शन में देखा जाता है, लोअर लोब्स के अंदर देखा जाता है, तो इसको क्या बोला गया है, और क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, CLRD। ठीक है, नेक्स्ट COPD इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज। COPD कॉम्बिनेशन है कुछ डिजीजेस का, जैसे अपन ने शुरुआत में पढ़ा कि एक कंबाइंड डिजीज है ये, तो कंबाइंड डिजीज में कौन कौन सी डिजीजेज आ रही हैं ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले डिजीज है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसके अंदर क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है क्या, क्रॉनिक सबसे आप समझ पा रहे हो कि लंबे समय तक, एक्यूट होता तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट दे दिया जाता, लेकिन क्रॉनिक है तो वो लंबे समय के लिए चल रहा है, प्रोग्रेसिव में चला गया है। तो ये क्या है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड सिक्रीशन ब्लॉक्स द एयरवे। एक्सेसिव क्या होना, एक्सेसिव तरीके से एक्यूमुलेशन हो जाना, मतलब भर जाना, किसका भर जाना, म्यूकस का जमा हो जाना। एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, किसका जमा होना, म्यूकस का जमा होना, और ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से एयरवे का क्या हो जाना, ब्लॉक हो जाना, वो किस में आ गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आ गया। नेक्स्ट डिजीज है इसमें एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिजल्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ ओवर डिस्टेंडेड एल्वुलाई। एल्वुलाई के ज़्यादा खुले रहने की वजह से उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई और उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना बंद हो गया, तो उसे अपन किस में इंक्लूड करेंगे, एम्फाइसीमा। ठीक है, तो 2 डिजीज इसके अंदर और इंक्लूड हुई, पहला क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सेकंड एम्फाइसीमा, एंड नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लाम्ड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवे एयर फ्लो, मतलब कि एयर फ्लो है या एयर पाथवे है वो क्या हो गया, इन्फ्लाम्ड हो गया, और साथ साथ में उसके अंदर क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म की तरह काम कर रहा है, मतलब कि बिल्कुल एयरवे ना तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, बॉडी के अंदर भी नहीं और बाहर एनवायरनमेंट से भी नहीं। तो अस्थमा एक बहुत ही सीवियर डिजीज़ है जिसको अपन ने पढ़ा हुआ है पहले भी, ब्रोंकियल अस्थमा नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो आप एक बार उसको पढ़ें और उसको समझें। अगर उसके अंदर कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर। अब अपन चलते हैं रिस्क फैक्टर की वजह से, रिस्क फैक्टर के ऊपर चलते हैं कि रिस्क फैक्टर किस वजह से हो रहे हैं, मतलब किस वजह से COPD कंडीशन अपन को हो रही है, या किसी पेशेंट को COPD क्यों हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जिनकी वजह से COPD हो सकती है पेशेंट को। सबसे पहला सिगरेट स्मोकिंग।
COPD का सबसे मेन कॉज है सिगरेट स्मोकिंग, चाहे वो पैसिव हो या चेन स्मोकर्स हो, कैसे भी हो, लेकिन स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज फॉर COPD। नेक्स्ट इज पैसिव स्मोकिंग। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, हो सकता है फैमिली हिस्ट्री में COPD कंडीशन या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज चलती आ रही हो, उस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है क्योंकि कोई भी जेनेटिक मतलब कंजेनाइटल डिसऑर्डर जिनको अपन इंक्लूड कर देते हैं, या फिर जेनेटिक मतलब जो पेरेंट्स से अपन को डिजीज कंडीशन मिली है उनकी वजह से भी क्या हो सकता है COPD कंडीशन आगे की तरफ चल सकती है, प्रोग्रेसिव कंडीशन में जा सकती है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, हो सकता है ऑक्यूपेशन, कोई मार्बल कटिंग का काम करता है, कोई वुड कटिंग का काम करता है, कोई फार्मिंग का काम कर रहा है, तो इन कंडीशन में क्या होता है ऑक्यूपेशन की वजह से भी क्या कंडीशन जनरेट हो जाती है, COPD कंडीशन जनरेट हो जाती है। क्योंकि अगर COPD नहीं हो रही, मान लो ब्रोंकाइटिस हो गया, साथ में एम्फाइसीमा हो गया, साथ में अस्थमा कंडीशन हो गई, तो इसी को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल दिया, COPD बोल दिया। तो COPD एक अकेला नहीं है, साथ में 3-4 जनों को लेके चल रहा है, तो 3-4 डिजीजेस को ऐसे ऐसे लेके चल रहा है जो कंबाइंड फॉर्म में क्या बना देती है, उस कंडीशन को COPD कंडीशन बना देती हैं। नेक्स्ट एयर पॉल्यूशन, सबसे मेन कॉज अभी जिस टाइम पे चल रहा है चेन स्मोकिंग के बाद में या स्मोकिंग के बाद में, वो है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी पेशेंट है, काफ़ी पर्सनस हैं जो सफ़र कर रहे हैं काफ़ी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को, और रेस्पिरेटरी डिजीज़ काफ़ी सारी हो जाती हैं और वो कंबाइंड फॉर्म में क्या कर देती हैं, एक ही पेशेंट को 3-4 डिजीज़ हो गई, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, साथ में आपके अस्थमा हो गया, तो वो कंबाइंड फॉर्म में उसको क्या बोल दिया जाता है कि इस पेशेंट को COPD है। नेक्स्ट चलते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी की ओर। पैथोफिजियोलॉजी में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद में उसका सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ड्यू टू कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द COPD, अब COPD अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होंगे, कुछ ना कुछ वजह होगी, उसकी वजह से COPD हो रहा है, तो कुछ रिस्क फैक्टर के एंट्री होने की वजह से क्या हो रहा है, अफेक्ट सीलियरी क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। किस पे अफेक्ट पड़ रहा है, इटियोलॉजी आई, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आया, कोई रेस्पिरेटरी कोई वजह आई जिसकी वजह से COPD हो रही है, तो उसकी वजह से सबसे पहले होगा क्या, जो अपना सीलियरी क्लीनिंग मैकेनिज्म है उस पर सबसे पहले अफेक्ट पड़ेगा। जो किसको क्लियर करता है, मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुसा तो सीलिया और म्यूकस मिलकर उसको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं और वापस क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ कफ आउट करवा देते हैं। लेकिन मान लो वही क्लीनिंग मैकेनिज्म खराब हो गया तो वो क्या होगा, वो रोका रख के कुछ नहीं करेगा, और वो क्या करवा देगा, सीधे सीधे एंट्री करवा देगा कहाँ तक, आपके एल्वुलाई तक, और एल्वुलाई तक कोई चीज़ पहुँची, कोई फॉरेन पार्टिकल पहुँचा या कोई बैक्टीरिया पहुँचा, फंगा पहुँचा, वायरस पहुँचा, तो वो क्या कर देगा, वो डिजीज़ कंडीशन को और एनहांस कर देगा और आपको COPD कंडीशन को वर्स आउट कंडीशन में ले जाएगा। नेक्स्ट, एयर फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड एयर बिकम ट्रैप्ड बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे ही मैकेनिज्म रुका तो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन होना चालू हो गया, और एयर वे अगर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो क्या होगा, जो बची हुई एयर है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, बाकी एयर वे जाना आना बंद हो जाएगा। तो जो बची हुई एयर है वो ब्लड के थ्रू यूटिलाइज हो गई, या जो बाहर वाली है वो बाहर चली गई, या जो यूटिलाइज हो गई उसके बाद एयर वे क्या हो गए, खाली हो गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, सिर्फ एयर बिकम ट्रैप्ड बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन। जो भी एयर है जो पीछे के पीछे रह गई या यूज हो गई, ठीक है, तो एयर वे क्या हो गई, वहाँ पे पीछे की साइड ट्रैप्ड हो गई। नेक्स्ट, एल्वुलाई ग्रेटली डिस्टेंड एंड लंग कैपेसिटी डिक्रीज। एल्वुलाई क्या करते हैं, ग्रेटली डिस्टेंड हो जाते हैं और लंग्स कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब लंग की कैपेसिटी कैसे हो गई, क्योंकि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी यूज़ हो गया। अब वो भी यूज़ हो गया तो गैस एक्सचेंज होना कम हो गया, तो लंग्स के अंदर दिक्कत हो गई। लंग्स के साथ साथ में हार्ट भी बोलने लग गया। हार्ट ने बोला कि मेरे को आगे टिश्यू तक क्या पहुँचानी है, ऑक्सीजन पहुँचानी है, तो मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। ऑक्सीजन प्रोवाइड हो नहीं पा रही क्योंकि क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से चीज़ सबसे पहले चीज़ क्या रुकी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज रुक गया थ्रू एनवायरनमेंट एंड थ्रू ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड। अब क्या होना चालू हो गया, जैसे कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, एम्फाइसीमा कंडीशन जनरेट हो चुकी है पहले ही, ब्रोंकाइटिस कंडीशन जनरेट हो चुकी है पहले ही, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, म्यूकस का सिक्रीशन हद से ज़्यादा हो रहा है। किसका क्या हो गया, इंक्रीज एक्यूमुलेशन। अब हद से ज़्यादा सिक्रीशन तो इसका इकट्ठा होना भी चालू होगा, इकट्ठा होना चालू होगा तो हो सकता है मास फॉर्मेशन हो जाए, हो सकता है बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए। ठीक है, तो इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ द म्यूकस फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड से किसका एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएगा, ज़्यादा सिक्रीशन किसका होना चालू हो जाएगा, म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होना चालू हो जाएगा। और म्यूकस का सिक्रीशन अगर ज़्यादा होना चालू हुआ तो उसके साथ में वो क्या होगा, एक जगह पे एक्यूमुलेट होना भी चालू हो जाएगा और वो क्या कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। म्यूकस प्लग बन गया तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस मोर इरिटेशन और इन्फेक्शन।
जैसे ही ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस सिक्रेट हुआ, ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर प्लग बना, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया किसी फॉरेन बॉडी की वजह से, म्यूकस की वजह से, तो वो क्या कर देगा, ज़्यादा इरिटेशन करना चालू कर देगा। हो सकता है इन्फेक्शन होना चालू हो जाए और इन्फ्लामेशन कंडीशन भी जनरेट हो जाए। इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन में हो सकता है बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, साथ में इन्फेक्शन और इरिटेशन दोनों चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो उस कंडीशन को अपन किस में ले जाते हैं, COPD में ले जाते हैं। नेक्स्ट, डैमेज टू द लंग्स। लंग्स को क्या डैमेज होता है, अपन को ये देखना जरूरी है। अगर COPD कंडीशन हो रही है तो कुछ ना कुछ लंग्स को डैमेज हो रहा होगा। बोथ ऑफ द लंग्स आर अफेक्टेड, तो देन बोथ लंग्स शुड हैव बी, कम से कम उनको इतना तो दिक्कत हुई होगी कि उनकी वजह से एक्सचेंज रुक गया है, या फिर उनके अंदर कैविटीज फॉर्मेशन हो गया है, या हो सकता है वॉल्स का डैमेज हो गया है। तो अपन को कुछ ये देखना है कि लंग्स के अंदर डैमेज हुआ क्या है या क्या हो रहा है लंग्स के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ COPD दस इंक्लूड द नैरोइंग ऑफ एयरवे। पैथोफिजियोलॉजी में ये बताया COPD पैथोफिजियोलॉजी में क्या इंक्लूड हुआ है कि थिक हो रहा है, क्या हो रहा है, जो एयरवे पाथवे वो थिक हो रहा है, अगर थिक हो रहा है तो साथ में क्या कर रहा है, नैरोइंग ऑफ द एयरवे। एयरवे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से एयरवे नैरो हो गया, क्योंकि म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से जो एयरवे पाथवे है उसके अंदर म्यूकस जमा हो गया और एयरवे कैसा हो गया, नैरो हो गया। नेक्स्ट, डैमेज टू द लंग्स एंड अदर सपोर्टिव वॉल्स, और साथ में लंग्स के वॉल्स को भी डैमेज हो रहा है, ठीक है, और लंग्स के टिश्यूज़ को भी डैमेज हो रहा है, साथ में जो सपोर्टिंग वॉल्स हैं उनको भी डैमेज हो रहा है। जैसे एल्वुलर वॉल हो गई, प्लूरल वॉल हो गई, प्लूरल लेयर हो गई, इन सबको भी साथ में क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट, डिसफंक्शन ऑफ सीलिया। अपन ने पढ़ा था सीलियरी क्लीनिंग मैकेनिज्म क्या क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या फिर उसका काम होना बंद हो रहा है, उसका डिसफंक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिसफंक्शन ऑफ सीलिया इन द एयरवे। सीलिया का एयरवे के अंदर डिसफंक्शन हो गया। एंड कॉन्स्टेंट डैमेज ऑफ एल्वुलर वॉल। अगर सीलिया का डिसफंक्शन हो गया तो एल्वुलर वॉल के अंदर क्या हो गई, दिक्कत हो गई, वहाँ तक डैमेज पहुँच जाएगा या वहाँ तक इन्फेक्शन क्या कर जाएगा, ट्रैवल कर जाएगा। तो उसकी वजह से एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई भी क्या हो जाएंगे, साथ में डैमेज हो जाएंगे। एज COPD कंडीशन प्रोग्रेस, जैसे जैसे COPD कंडीशन बढ़ेगी, COPD कंडीशन बढ़ेगी, मान लो सीवियरिटी की तरफ ही जाएगी, क्योंकि क्रोनिक है, क्रोनिक में प्रोग्रेशन चलता रहता है, तो प्रोग्रेसिव कंडीशन की ओर जाएगी, तो पेशेंट ऑफ COPD मैनिफेस्ट विजिंग साउंड। सबसे पहले पेशेंट जो COPD होंगे उनको विजिंग कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव कफ बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा, म्यूकस सिक्रीशन हद से ज़्यादा हो रहा है, और म्यूकस सिक्रीशन अगर हो रहा है तो कफ भी क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में आएगा। डिफिकल्टी इन क्लियरिंग एल्वुलाई एंड डिस्निया, और साथ में क्या होगा, एल्वुलाई का क्लियरिंग होना कम हो जाएगा, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा, क्योंकि कफ आउट, मान लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो एल्वुलाई वॉश आउट नहीं हो पाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा, CO2 की मात्रा उनमें ज़्यादा हो जाएगी, एल्वुलर डैमेज होने लग जाएगा, साथ में क्या कंडीशन जनरेट हो जाएगी, डिस्निया कंडीशन जनरेट हो जाएगी, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के अंदर क्या होने लग गई, डिफिकल्टी होने लग गई। तो नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या परिणाम मिलेंगे या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपन को नज़र आएंगे अगर किसी पेशेंट को COPD कंडीशन जनरेट हो जाती है तो। जिसके अंदर पहला है क्रोनिक कफिंग, हद से ज़्यादा क्या होगी, लंबे समय के लिए क्या मिलेगा उस पेशेंट के अंदर, कफिंग, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, लंबे समय तक खांसी चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्निया, क्या हो गई, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि क्या हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, साथ में म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बाकी अदर इन्फेक्शन जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्यूरुलेंट, जिसके अंदर प्यूरुलेंट का मतलब है क्लाउडी एंड डिस्कलर्ड म्यूकस जनरेट होने लग जाएगा, ये जो स्पूटम है वो क्लाउडी रहने लग जाएगा और साथ में डिस्कलर्ड हो जाएगा, ग्रीन कलर का, कभी रेड कलर का, अगर ब्लड रिलीज हो गया तो रेड कलर का जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ARF, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर कंडीशन भी चली जाए। नेक्स्ट, विजिंग साउंड रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट, टाइटनेस इन द चेस्ट के अंदर कैसा रहेगा, खिंचाव महसूस होगा, टाइटनेस सी फील होगी, क्यों, क्योंकि है ना म्यूकस का सिक्रीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, नैरो हो गए, नैरो होने की वजह से भिजता है आपकी चेस्ट या लंग्स, क्या होंगे, लंग्स भिजेंगे, एक तरीके से टाइटनेस सी फील होने लग जाएगी, तो चेस्ट के अंदर टाइटनेस दिखेगी। नेक्स्ट, टैकीपनिया,
टेकिपनिया कंडीशन क्यों होगी? क्योंकि लंग्स को एक्सचेंज करना है, अपनी खुद की वॉल्स को या अपने खुद के टिश्यूज़ को भी क्या करना है, O2 सप्लाई पहुंचानी है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या हो रहा है, O2 सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो लंग्स का ब्रीदिंग पैटर्न कैसा हो जाएगा, डीप ब्रीदिंग पैटर्न हो जाएगा, नहीं तो टेकिपनिया कंडीशन जनरेट हो जाएगी, रैपिड ब्रीदिंग होने लग जाएगी। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंट। रेस्पिरेटरी क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है या रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो इनसफिशिएंटली काम करना कम कर देगा। क्या कर देगा, काम करना उसका लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। फटीग, थकान ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सही मात्रा पर पहुंच ही नहीं पा रही, तो फटीग कंडीशन जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट, वेट लॉस। वेट लॉस, अननेसेसरी वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अगर क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ जा रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर इतनी सारी डिजीजेस कंडीशन हो चुकी हैं, तो वेट लॉस होना थोड़ा हो भी सकता है। नेक्स्ट, साइनोसिस कंडीशन। साइनोसिस कंडीशन इस इन पेशेंट के अंदर मोस्टली देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर O2 का एक्सचेंज होना बहुत कम हो रहा है, एक लिमिटेड अमाउंट में हो रहा है। क्रॉनिक कंडीशन है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सीवियर कंडीशन की ओर जा रही है, लेकिन जब तक क्या हो रहा है, थोड़ा कम अमाउंट में O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से साइनोसिस कंडीशन जनरेट हो रही है। लास्ट, स्ट्रेस भी क्या हो सकती है इन पेशेंटों के अंदर देखी जा सकती है कि ज़्यादा कफिंग, ज़्यादा मतलब एक तरीके से अस्थमा कंडीशन, अस्थमा अटैक जैसा फील होना, तो इन पेशेंट के अंदर क्या देखा जाता है, स्ट्रेस देखा जाता है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ऐसे पेशेंट को, COPD वाले पेशेंट को पहचानने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या क्या लैब के अपन मतलब कि लैब के टेस्ट अपन कराएंगे जिसमें अपन को मालूम पड़ सकता है कि क्या इन पेशेंट के अंदर कंडीशन चल रही है। तो जिनके अंदर सबसे पहला है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि भाई जेनेटिकल तो नहीं है, कंजेनाइटल तो नहीं है, या आपके पेरेंट्स को आपकी फैमिली के अंदर तो नहीं है, ठीक है, ये सब आप देखेंगे। उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे। पहले तो आपको कोई डिजीज़ नहीं हुई, मान लो पहले आपको एम्फाइसीमा हुआ हो, या पहले निमोनिया हुआ हो, या पहले एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ हो, या पहले कोई एम्फाइसीमा हुआ हो, एम्फाइमा हुआ हो, कोई भी कंडीशन आपको पहले हुई है, या पहले कोई खांसी की दिक्कत थी, या पहले कुछ ज़्यादा म्यूकस जनरेशन की दिक्कत थी, या म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट हो रहा था, ये कोई लॉन्ग टाइम आपके चली है, ये सब किस में आ जाती है, मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, परकल्सेशन करके, एस्कल्टेशन करके, ब्रीदिंग साउंड सुन के, चेस्ट मतलब कि कफ आउट करा के अपन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। चेस्ट स्टैंड तो नहीं है, पेन तो नहीं है, हर चीज़ को अपन देख के चलेंगे। चेस्ट पेन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, किस रीजन में हो रहा है, डायफ्राम पर मतलब अच्छे से वर्क कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, चेस्ट इन एंड आउट प्रॉपरली हो रही है, नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ये भी अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू चेक करेंगे। नेक्स्ट, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, जो कि हर रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर कंपलसरी है चेस्ट एक्सरे कराना, ठीक है। एपीलेटरल हो सकता है, ठीक है। CT स्कैन, चेस्ट एक्सरे कराना है, लेकिन एक वाइड इजी टू असेस करने के लिए या फिर अच्छे तरीके से नोटिस करने के लिए, अच्छे तरीके से डायग्नोस करने के लिए अपन क्या करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं। नेक्स्ट, ABG, क्योंकि अपन ABG इसलिए करा रहे हैं, एट्रियल ब्लड गैसेज। एट्रियल ब्लड गैसेज हमेशा आर्टरी के अंदर से लिया जाता है। आर्टरी में से इसलिए लिया जाता है क्योंकि आर्टरी क्या है, डायरेक्टली कहाँ से सप्लाइड है, हार्ट से सप्लाइड है, और उसके अंदर CO2 और O2 की मात्रा हद से ज़्यादा होती है। तो अपन को ये चेक करना होता है उसके अंदर एक्यूरेट मात्रा में अपन को क्या मिल जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PCO2 एंड PO2 अपन को एक्यूरेट अमाउंट में मिल जाते हैं। और कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट्स भी अपन साथ में चेक करा लेते हैं, लेकिन मोस्टली अपन पार्शियल प्रेशर चेक कर रहे होते हैं O2 एंड CO2 का। तो O2 और CO2 की मात्रा अपन किसमें एक्यूरेटली चेक करेंगे, ABG के अंदर चेक करेंगे। नेक्स्ट, पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू अपन क्या चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन मात्रा चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हैं। किसी का 90 आ रहा है, 85 आ रहा है, 80 आ रहा है, क्रॉनिक की ओर जाएगा तो हो सकता है कम भी चला जाए, 45, 50, 55 इतना समथिंग चले। नेक्स्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT में रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में आपको मालूम पड़ जाता है, आपके लंग्स की फंक्शनिंग के बारे में मालूम पड़ जाता है, कितना फंक्शन कर पा रहा है एफिशिएंसी और कितना नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, या फिर इसको आप मैनेजमेंट के अंदर भी ले सकते हैं। अपन मैनेजमेंट के अंदर देख रहे हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मतलब कि अपन को COPD हो गया, मान लो किसी पेशेंट को COPD हो गया है तो उसको अपन को ट्रीट करना है। मान लो उसको लेट मालूम पड़ा, थोड़ा क्रॉनिक कंडीशन वही होती है जो आपको लेट मालूम पड़े, लॉन्ग टाइम तक चल जाए। आप अगर उसको पहले ही ट्रीट कर लिया तो वो एक्यूट में आपने कवर अप कर दिया, और क्रॉनिक में आप कहाँ ले गए, उसको लंबे समय के लिए ले गए, प्रोग्रेसिव कंडीशन में ले गए। तो अपन को साथ में पेशेंट के लिए क्या चलानी है, मेडिकेशन चलानी है। तो अपन मैनेजमेंट के अंदर उसको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी देखेंगे और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स देखते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले स्मोकिंग सेशन, स्मोकिंग को क्या करना है ना, रोक देना, स्मोकिंग को रुकवाना है, सीज करवाना है, स्मोकिंग रुकवानी है। और आप कैसे रुकवा सकते हैं,
निकोटिन नाम की एक प्रोडक्ट आता है, उसको आप निकोटिन टैबलेट्स भी आ जाती हैं आजकल, बहुत पेशेंटों को दी जा रही हैं, क्योंकि वो क्या कर पाते हैं, स्मोकिंग को नहीं रोक पाते हैं। तो स्मोकिंग जैसे ही टेस्ट उनको किस में लग जाता है, निकोटिन की टैबलेट्स में लग जाता है, तो अपन उसको प्रोवाइड करा देते हैं, उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह काम कर देते हैं। तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, किन लोगों के लिए, स्मोकिंग वाले पेशेंट्स के लिए। ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक, जिसके अंदर आ जाता है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये किस लिए दिया जाता है, ब्रोंकोडायलेटर्स के लिए दिया जाता है, ब्रोंकस को क्या करने के लिए, डायलेट करने के लिए, जिससे कि जो भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो क्या कर जाएगा, फ्लो आउट कर जाएगा या फ्लो इन कर जाएगा। नेक्स्ट थियोफाइलिन भी अपन दे सकते हैं, जो ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है। नेक्स्ट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, क्योंकि इन्फेक्शन भी हो रहा है, इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, तो अपन को एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन भी देनी पड़ेंगी, जिसके अंदर क्या आ गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ गया। नेक्स्ट म्यूकोलाइटिक्स भी दे सकते हैं। म्यूकोलाइटिक्स क्या कर रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। म्यूकोलाइटिक्स है क्या, कर क्या रहा है, इट नॉट ओनली रिड्यूस स्पूटम विस्कोसिटी, ये ना ही सिर्फ स्पूटम को थिन करता है, बट साथ में कफिंग, स्पूटम को बाहर निकालने के लिए, कफ आउट करने के लिए भी मतलब कि धक्का लगाता है। एक तरीके से म्यूकोलाइटिक्स का काम ये है कि कफ आउट को करना, कफ को बाहर निकालना, और साथ में म्यूकस को थिन भी करना। इट नॉट ओनली रिड्यूस स्पूटम विस्कोसिटी बट ऑल्सो इम्प्रूव स्पूटम क्लियरेंस, साथ साथ में क्या करवाता है, स्पूटम का क्लियरेंस करवाता है। एग्जाम्पल, पोटेशियम आयोडाइड आर टेकन ओरली। पोटेशियम आयोडाइड को कैसे लिया जाता है, ओरली लिया जाता है। और एक और है एन एसिटाइल सिस्टेन, एन एसिटाइल सिस्टेन, जिसको न्यूमलाइजर के थ्रू अपन देते हैं, न्यूमलाइजेशन कराते हैं जिसका अपन, इससे क्या होता है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियल ट्यूब्स। ये करता क्या है, इन्फ्लामेशन रोकता है, किसके अंदर, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर, और बाकी अदर जो लंग टिश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रोकता है। और किसके थ्रू अपन देते हैं इसको, न्यूमलाइजेशन के थ्रू देते हैं, न्यूमलाइजर के थ्रू देते हैं अपन इसको। नेक्स्ट चलते हैं एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अपन ने देखा बोला है एंटी इन्फ्लामेटरी देना है, क्योंकि इन्फेक्शन भी हो चुका है, इन्फ्लामेशन भी चल रहा है, तो अपन ने जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी दिया है, तो साथ में अपन क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स भी देंगे, जिसमें एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन कराएंगे अपन पेशेंट का, जिसमें अपन इन्फ्लुएंजा इम्यूनाइजेशन करा सकते हैं, साथ में न्यूमोनोकोकल इम्यूनाइजेशन करा सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर डिजीज कंडीशन से होने के लिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल चलते हैं अपन, जो मैनेजमेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले O2 थेरेपी। अपन को सबसे पहले क्या देना है, O2 थेरेपी। पेशेंट के पास किसी चीज़ की कमी है, सबसे मतलब कि सबसे मेन चीज़ की कमी है उसके पास ऑक्सीजन की, तो पेशेंट के आते ही सबसे पहले अपन उसको क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। हो सकता है काफ़ी पेशेंट COPD के घर से ही अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं उनके लिए, ऑक्सीजन जो मशीन आती है आजकल, छोटी ऑक्सीजन मशीन आने लगी है, सिलेंडर, छोटे सिलेंडर्स आते हैं, वो अपन घर पे रखवा सकते हैं, जिससे कि अगर उसको बाई चांस अटैक आता है या बाई चांस उसको अस्थमा जैसा फीलिंग होती है, तो वो क्या करे, इमीडिएटली ऑक्सीजन ले ले। तो ऑक्सीजन लेने से क्या होगा, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा बॉडी को, और फर्दर बॉडी को भी क्या फंक्शनिंग करने में हेल्प आउट रहेगा। नेक्स्ट नेबुलाइजेशन करा सकते हैं, मतलब कि रेगुलर टाइम इंटरवल रखा जाता है, तो हो सकता है BD हो, ट्वाइस अ डे हो, थ्राइस अ डे हो, 4 बार हो, या SOS कंडीशन में हो, तो न्यूमलाइजेशन कराते रहना है एज पर प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट रिमूवल ब्रोंकियल सिक्रीशन, ब्रोंकियल सिक्रीशन आप लगा सकते हैं, म्यूकोलाइटिक्स दे सकते हैं साथ में, नहीं तो आप कफिंग, डीप ब्रीदिंग कराइए, एक्सरसाइजेस कराइए, जिसके कारण क्या हो, म्यूकस क्लियरेंस हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज कराइए, जैसे मैंने आपको बोला डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं आप, या फिर थोड़ा सा ऐसी एक्सरसाइज जिसके कारण क्या हो, म्यूकस थिन हो, स्टीम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ है, अगर मान लो कंडीशन क्रॉनिक है, क्रॉनिक में जाके कंडीशन वो पहुंच जाती है सॉरी जहाँ पर ऐसी कंडीशन पहुंच चुकी है जहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ अपन इसीलिए दे रहे हैं जिससे कि फर्दर वो ज़्यादा और ना बिगड़े चीज़। तो अपन क्या हो सकता है, मान लो कोई पेशेंट इतनी क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच चुका है जहाँ पर उसके सर्जिकल मैनेजमेंट करना ही बहुत ही नेसेसरी हो गया है, तो वहाँ पर 2 तरीके के सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें पहला है बुलेक्टॉमी। टॉमी शब्द आता है रिमूवल के लिए, और रिमूवल किसका करना, बुलेक्टॉमी का, बुलेक का रिमूवल करना। बुलेक है क्या, व्हेन वॉल ऑफ एयर सैक डिस्ट्रॉय, एल्वोलाई की एयर या एल्वोलाई की वॉल्स क्या हो गई, डैमेज हो गई, एम्फाइसमा कंडीशन है, एम्फाइमा कंडीशन, इनके अंदर हो क्या रहा है, साथ में ब्रोंकाइटिस कंडीशन, इन सब कंडीशन के अंदर एल्वोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो कैविटीज़ फॉर्मेशन ले लेती हैं। एक एल्वोलाई डैमेज नहीं, काफ़ी सारी एल्वोलाइज डैमेज हो जाती हैं, जिनके कारण क्या होती है, कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है, छोटे छोटे कैविटीज़ फॉर्मेशन हो जाते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, लार्जर एयर स्पेसेस। अपन ने इसमें बोला
व्हेन वॉल ऑफ एयर सैक डिस्ट्रॉय, एयर सैक की जो वॉल है या एल्वोलाई की जो वॉल हैं वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और उनके साथ में उनकी वजह से क्या बन गया, लार्ज एयर स्पेसेस बन गई, जिन्हें अपन क्या बोल रहे हैं, बुले बोल रहे हैं, BULLAE बुले, ठीक है, जो एक बुले फॉर्म की तरह हो जाते हैं, ठीक है। उसका रिमूवल करना, किसका रिमूवल करना, बुले, BULLAE बुले का रिमूवल करना क्या कहलाया गया, बुलेक्टॉमी कहलाया गया। टॉमी शब्द हो जाता है, एक्टॉमी का शब्द मतलब होता है रिमूवल ऑफ एनीथिंग, तो किसका रिमूवल, बुले का रिमूवल, तो बुलेक्टॉमी, ओके। नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा है, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। इसके अंदर है क्या, लंग्स की वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन सर्जरी है जिसमें क्या करा गया, लंग्स की वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया गया। कैसे रिड्यूस किया गया, सर्जन रिमूव स्मॉल वेजेस और टिश्यू, सर्जन करता क्या है, छोटे छोटे अगर जो हिस्से हैं या छोटे छोटे एरियाज हैं या टिश्यू है लंग्स के, उनको रिमूव कर देता है, जो कि क्या है, फालतू थोड़ा रिमूव करेगा, कुछ ना कुछ वजह होगी तभी रिमूव कर रहा है। और वजह सबसे बड़ी क्या है कि वो हद से ज़्यादा क्या हो गए हैं, इन्फ्लाम्ड हो गए हैं, उनके अंदर हद से ज़्यादा इन्फेक्शन कंडीशन जनरेट हो चुकी है। अब उनका रिवर्सिबल मतलब वापस सही होना या वापस उनका क्योर अप होना बहुत ही मुश्किल है, तो उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया जाता है। रिमूवल ऑफ, सर्जन रिमूव स्मॉल वेजेस और टिश्यू जो कि डैमेज हैं, क्रिएट एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब वो अगर रिमूव हो गए तो एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया, किसको एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया, रिमेनिंग टिश्यूज, बाकी बचे हुए टिश्यूज को क्या मिल गया, एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया। एंड डायफ्राम, सबसे मेन चीज़ डायफ्राम का बहुत अच्छा महत्व है इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के अंदर तो इसको भी अपने क्या मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है जिससे वो इफेक्टिवली अपना काम कर सके, टू वर्क मोर एफिशिएंट। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दो सर्जिकल मेथड हैं, सबसे पहले बुलेक्टोमी है, नेक्स्ट लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। बुलेक्टोमी में बुलेस जो फॉर्मेशन हो जाते हैं, लार्ज सरफेस एयर स्पेसेस हो जाती हैं, उनको रिमूव कर दिया। और नेक्स्ट में क्या है, एक लंग्स के पार्ट को जो कि इन्फ्लाम्ड है उसको रिमूव किया जा रहा है, जिससे कि बाकी जो पार्ट्स हैं वो इफेक्टिवली अपना काम कर सकें। नेक्स्ट है होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ कौन कौन सी है जिसके आप घर रहते रहते थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कंट्रोल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, थोड़ी देर तक सांस रोकें, थोड़ी देर तक इनहेल करें, थोड़ी देर तक एक्सहेल करें। आजकल तो फ़ोनों में भी काफ़ी सारे ऐप्स आ गए हैं जिससे आप क्या थ्रू कर सकते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न को अपना थोड़ा कंट्रोलिंग वे में लेके आ सकते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लियर एयरवे, एयरवे को क्लियर करते रहें, चाहे स्टीम के थ्रू से किसी भी थ्रू आप सांस एक्सरसाइज करें, कुछ करें जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एयरवे को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर पैटर्न में आप एक्सरसाइज रखें, 1 टाइम 2 टाइम रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर वे में एक्सरसाइज को अपनी लाइफ स्टाइल में आप इंक्लूड कर दें, चाहे आपको कोई डिजीज़ कंडीशन हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपनी नॉर्मल डे लाइफ में इंक्लूड करें। नेक्स्ट ईट हेल्दी फूड, चाहे डिजीज़ कंडीशन हो चाहे नहीं हो, लेकिन बैलेंस डाइट लेना, हेल्दी फूड खाना, न्यूट्रिशन फूड खाना, ये सब कंपलसरी है पेशेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अवॉइड स्मोक, स्मोकिंग क्या करनी है, अवॉइड करनी है। अपन ने देखा था स्मोकिंग की वजह से ही ये COPD कंडीशन क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले किसको रोकना है, स्मोकिंग को रोकना है। और आपने स्मोकिंग किस तरीके से रोक सकते हैं, कर सकते हैं आप निकोटिन थेरेपी ले सकते हैं, या फिर कोशिश कर सकते हैं आप कहाँ जहाँ पे एक पैकेट पेटते हो वहाँ पे आप सिंगल कर दें या डबल कर दें। तो आप क्या करना है, अमाउंट कम करना है और धीरे धीरे उसको क्या करना है, ख़त्म करना है, जिससे कि वो कंडीशन आगे फर्दर वर्सन कंडीशन में नहीं जाए। मोस्टली हो सकता है तो आप निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें और स्मोकिंग को रोकें। नेक्स्ट मीट डॉक्टर रेगुलरली। अगर COPD कंडीशन आपको चल रही है, मान लो कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशन चल रही है या कोई भी डिजीज़ कंडीशन चल रही है, आप डॉक्टर से रेगुलरली अपॉइंटमेंट लेते रहें, कुछ टाइम पीरियड में लेते रहें, लेकिन आप उससे ये सलाह लेते रहें कि मेरे में इम्प्रूवमेंट आया है नहीं आया है, या मेरे अंदर क्या डिजीज़ कंडीशन और हो गई है, या इस डिजीज़ कंडीशन की वजह से मेरी लाइफ स्टाइल क्या चेंज हो गई, तो आप डॉक्टर से रेगुलरली मीटअप करते रहें। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, सब चीज़ें हो गई, कंडीशन हो गई, आपको दिक्कत दे गई, परेशान कर गई, तो अब क्या करना है, अब दिक्कत आ रही है, अपन को अब मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है, नर्स को मैनेज करना है कि किस तरीके से इन पेशेंट को रखा जाए या इनमें अंदर क्या चेंजेस लाए जाए। तो सबसे पहला है असेस हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री मालूम करें। अगर कोई पेशेंट है, अगर मान लो उसने अभी 2-3 साल से क्या छोड़ी है, स्मोकिंग करना छोड़ी है, तो आप उससे पूछें कि आपने कब तक स्मोकिंग करी थी, वो बोलते मैं तो अब स्मोकिंग करता नहीं हूँ। तो आप ये मालूम करेंगे कि भाई आपने इससे पहले कब करी है, अभी तो आप नहीं कर रहे रिसेंटली, आपको जब से बीमारी लगी जब से आपने स्मोकिंग छोड़ दी, लेकिन इससे पहले तो करते थे, वही चीज़ पूछनी है। तो हिस्ट्री लेना बहुत ही कंपलसरी मेजर है नर्सिंग स्टाफ का।
फिर नेक्स्ट असेस रेस्पिरेशन, आप रेस्पिरेशन देखेंगे, डीप रेस्पिरेशन है या फिर रैपिड रेस्पिरेशन है या फिर ज़्यादा डिस्टेंट रेस्पिरेशन है, रिदम क्या है, रेट क्या है, सब चीज़ें नोटिस करेंगे। नेक्स्ट असेस लंग साउंड, लंग साउंड नोटिस करेंगे, ब्रीदिंग साउंड नोटिस करेंगे। ये सब नोटिस करना ज़रूरी है जिससे कि ये मालूम पड़ सके कि किस कंडीशन की ओर पेशेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट इंस्पेक्ट ब्रीदिंग रेट एंड पैटर्न, क्या चीज़ के पैटर्न को इंस्पेक्ट करना है, ब्रीदिंग की रेट को इंस्पेक्ट करना है और साथ साथ में क्या इंस्पेक्ट करना है, पैटर्न क्या है ब्रीदिंग का, रैपिड ब्रीदिंग है, स्लो ब्रीदिंग है या फिर थोड़ा अटकते हुए ब्रीदिंग है, अलग अलग ब्रीदिंग पैटर्न है तो उसको भी क्या करना है, नोटिफाई करना है। नेक्स्ट असेस फॉर साइन एंड सिम्टम, क्या साइन एंड सिम्टम नज़र आ रहे हैं, एम्फाइसेमा के नज़र आ रहे हैं या फिर ब्रोंकाइटिस के नज़र आ रहे हैं या फिर अस्थमा के नज़र आ रहे हैं, और तीनों के नज़र आ रहे हैं तो वो क्या कंडीशन हो गई, COPD कंडीशन हो गई। नेक्स्ट मॉनिटर एबीजी कराइए उस पेशेंट की इमीडिएटली और उसमें चेक कीजिए कि O2 कितना सैचुरेशन है, CO2 का सैचुरेशन कितना है, कहीं वो टॉक्सिसिटी की तरफ तो नहीं जा रहा, ये चीज़ देखते हुए चलना है। नेक्स्ट असेस फॉर चेंजेस इन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में चेंजेस तो नहीं आ रहा, ये देखते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट असेस स्किन कलर, हो सकता है साइनोसिस कंडीशन हो जाए, ब्लूइश स्किन होने लग जाए, जगह जगह पे ब्लू स्पॉट हो रहे हैं, जिससे आपको क्या डिनोट करता है, साइनोसिस कंडीशन इसके अंदर जनरेट हो चुकी है, O2 की मात्रा बहुत ज़्यादा कम पहुंच रही है टिश्यूज़ के पास। टेम्परेचर नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि फीवर थोड़ा सा हाई मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन रहेगा, क्योंकि CBC में ज़्यादातर क्या ज़्यादा बढ़ी हुई आएंगी, WBC काउंट बढ़ा हुआ आएगा, और WBC काउंट बढ़ा होने का मतलब है इन्फेक्शन ज़्यादा है और इन्फेक्शन की वजह से क्या आ रहा है, फीवर जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट असेस क्लाइंट डेली स्लीप हैबिट, उसकी क्या चेक करनी है, स्लीप हैबिट चेक करनी है कि वो सोता कैसे है, क्या सोने की उसकी मतलब कि पोजीशन कौन सी है सोने की, किस तरीके से स्लीपिंग पैटर्न है, बीच बीच में उठता है कि नहीं उठता है या लगातार लंबा सोता है, वो सिर्फ आपको क्या करना है, नोटिफाई करना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, जिस टॉपिक के अंदर हमने कम्प्लीटली पढ़ा COPD के बारे में, COPD कैसे हो रहा है, क्या सिम्टम है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से क्या नाम है और अदर नेम्स क्या हैं COPD के, तो ये सब चीज़ें मैंने आज पढ़ी COPD के अंदर। और ऐसे ही आप काफ़ी सारे डिजीजेस को पढ़ने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहें और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।